हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 28 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज सबसे पहले आप सभी को भारत माता के वीर और सच्चे सपूत जिनका नाम है भगत सिंह, उनकी 113वीं बर्थ एनिवर्सरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करें यहाँ के उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें उन सभी आर्टिकल्स की तो पहला आर्टिकल हमारा होगा हर्ड इम्यूनिटी, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू कोविड-19 से संबंधित आया हुआ है। इस पर हम सभी बात करेंगे। साथ ही साथ फिजिकल अर्थमेटिक, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि पिछले कई महीनों से लगातार आ रहा है, जब से जो इकोनॉमिक कंट्रक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल बार बार आ रहा है। साथ ही साथ कार्बन टैक्स एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है और उसके साथ 13th जो अमेंडमेंट है श्रीलंका सरकार में, उस पर हमें डिस्कशन करना है। फाइनली द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के सेशन को कंप्लीट करना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं उन सभी आर्टिकल्स को। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें आज के पहले आर्टिकल की तो वो लिखा हुआ है इंडिया स्टेट फॉर फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी स्टेज वर्धन। तो जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि इंडिया अभी भी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत ही दूर है। हर्ड इम्यूनिटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लगातार हम सभी को कोविड-19 के दौरान देखने को मिला है और हमें मालूम भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। तो जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च है, ये जो भारत की जो संस्था है, इसके अंतर्गत एक सर्वे किया गया। इस सर्वे के अंतर्गत ये बातें निकल के सामने आई। ये बातें कहा है भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है हम सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर पर्सन है और वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गया, अगर वो पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गया, इसके बाद वो क्या करता है, उसकी दवाई या उसकी मतलब इलाज करने पर उसके अंदर वो एंटीबॉडी जो है उस वायरस के प्रति डेवलप हो जाती है उसकी बॉडी में, यानी कि वो उसके अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम, वो इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है कोविड-19 से लड़ने वाली। तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसी इम्यूनिटी को हम लोग हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बाद उसी के अंतर्गत उसी की प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत जो इलाज है और अन्य दूसरों का भी किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस पे सभी इलाज चल रहा है। तो यदि बात करें हर्ड इम्यूनिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट की, लगभग 60% जो पूरी आबादी है, अगर इतने लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए, इन लोगों को इतने लोग कोविड-19 हो गया और वे ठीक भी हो गए, तो उन ठीक होने के पश्चात जो उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होगी, उस एंटीबॉडी को ही हम लोग बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। क्योंकि इसके बाद ये जो 60% पर्सन हैं, ये फिर किसी से मिलेंगे या फिर किसी भी कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन से मिलेंगे तो उन पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वो इम्यूनिटी पावर, वो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका हर्ड इम्यूनिटी का। देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आप सभी का लिखा हुआ है कि ग्रोथ कंपल्सन फिजिकल अर्थमेटिक। तो फिजिकल अर्थमेटिक पे आपका एक बेहतरीन आर्टिकल आया हुआ है। तो वित्तीय जो आंकड़े हैं, गणित जो भी है, उस पर एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल आना भी जायज़ है, लाजमी है, क्योंकि जितने भी अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में जो भी कंट्रैक्शन हो रहे हैं इस कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान, वो आखिर सब जो हमारी GDP है, जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 जो है, तो हमारे GDP में लगातार कंट्रैक्शन कर रहा है। ऐसा कारण भी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, बेसिकली इसके कारण अगर आप ये सोचिए कि सारी जो व्यवस्थाएं अगर ठप है तो जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो GDP है उसमें कमी होगी, रेवेन्यू जनरेट कम होगा, जिसके कारण उस देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होगी। कारण इसका प्रमुख कारण कोविड-19 पेंडेमिक है, क्योंकि कारण जो प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, प्रोडक्शन होने का भी नहीं कारण ये है कि डिमांड नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ठप है। तो ठप होने के कारण डिमांड नहीं है, डिमांड होने के कारण प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होने के कारण GDP में लगातार कंट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें GST की, तो GST में अगर बात करें तो ये सरकार के द्वारा 2017 में लागू किया गया। अब 2017 में इसको लागू करने के बाद सरकार ने कहा ठीक है, अब पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स का नियम फॉलो होगा। इसके अंतर्गत कई राज्यों ने इसका विरोध किया, कई राज्यों ने सपोर्ट किया और फलतः क्या हुआ कि GST पास हो गई, GST लागू हो गई। लेकिन राज्यों ने ये बताया कि जो हमारा अगर मान लीजिए 1 साल का जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है 14%, उसमें अगर कमी होती तो फिर हम क्या करेंगे। तो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि हम जो आपका जो कमी होगी, GST रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अगर आपकी 14% जो आपका रेवेन्यू है, अगर उसमें कोई भी कमी होती है, अच्छा मान लीजिए जैसे कि आपका 14% किसी भी राज्य का जो आपका रेवेन्यू है, आपने 10% ही आपका रेवेन्यू जनरेट हो पाया, तो जो रिमेनिंग जो 4% आपका GST कलेक्शन है वो केंद्र सरकार के द्वारा कंपनसेट किया जाएगा, वो केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको भरपाई किया जाएगा। तो यही है GST कंपनसेशन। लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत ये जो कंपनसेशन है ये भरा नहीं जा
पा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब पैसे ही नहीं सरकार के पास है तो वो कहाँ से कंपनसेट करेगी। तो यही प्रमुख कारण है। अन्य राज्य भी इसका लगातार प्रमुख, आप देखे होंगे प्रमुख पिछले दिनों में तो लगातार इसका विरोध किए, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ये लगा कि जो फैट है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कहीं ना कहीं गिर रही है, क्योंकि उसमें श्रिंकिंग हो रही है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कंपनसेट करेंगे आपका जो भी घाटा होगा, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने का भी कारण है क्योंकि उसका GDP GST सब में श्रिंकिंग लगातार देखने को मिल रही है। तो इस पर जो भी डाटा आपके देख रहे होंगे कि इंडियाज़ ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर 2021 -23.9 शोज वन द हाईएस्ट कंट्रैक्शन ग्लोबली। तो इंडिया का GST भी आप जो रेट है आप सभी लोग जानते होंगे, कंट्रैक्शन लगभग 23.9% का कंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंट्रैक्शन है। तो गवर्नमेंट भी इस पर अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू कर रही है, अनेक प्रकार के कामों कर रही है, अनेक प्रकार के कदम भी उठा रही है। उसमें क्या कर रही है कि अगर एक्सपेंडिचर जो है इंडिया का, जो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर एक्सपेंडिचर हम कम कर दें, अपना खर्च कम कर दें, तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक गुड स्टेप नहीं है, एक अच्छा कदम नहीं है ये जो कदम उठाया जा रहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दें। क्योंकि हर हाल में जो फिजिकल अगर बात करें कमाई करें या ना करें, आपको बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट हो रही है, जो वित्तीय घाटा हो रहा है वो होना है। क्योंकि अगर आपकी कमाई 100 रुपया है और आपका जो एक्सपेंडिचर है 150, तो इस 100-150 में आपका जो 50 रुपया एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होता है, यानी 50 रुपया जो आपका घाटा हो रहा है वही आपका है फिजिकल डेफिसिट। तो कहीं ना कहीं ये जो 50 रुपया है आप या तो मार्केट से उधार लेंगे या तो गवर्नमेंट से उधार लेंगे, और गवर्नमेंट भी कहाँ से देगी, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा है नहीं। तो यही सब एस्पेक्ट इस पूरे आर्टिकल पे आपको पढ़ने को मिलेंगे और आप इसको तैयार भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, तो द बेनिफिट्स ऑफ कार्बन टैक्स। तो कार्बन टैक्स की बात की जा रही है और ये अपने में इंपॉर्टेंट भी है, और उसका क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं ग्लोबली लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इन सभी की बातें इस पूरे आर्टिकल में की जा रही है। तो हम जानते हैं कि विद चाइना द लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर announcing that it would balance out its carbon emission with a measure to effect them before 2060। तो चाइना ने, हम सब जानते हैं, पहले दिन आर्टिकल आया था कि 2060 तक उसका जो है कार्बन न्यूट्रलिटी जो उसका टारगेट है वो भी देखने को मिला है। क्योंकि वो उसने एक अनाउंसमेंट बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है कि लगभग 2060 तक वो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बन न्यूट्रल कंट्री, यानी उसके अंदर कोई भी कार्बन का जो इमिशन है, उत्सर्जन है, वो नहीं होगा। तो ये कंटेंट आप सभी पिछले दिनों भी पढ़े होंगे। बात करें यदि हम कार्बन की इमिशन की, तो आप सभी जानते होंगे कोल्स के द्वारा हो गया, कोई फ्यूल्स हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ किया जाता है। और इन सभी का यूज़ करने के कारण बार बार क्लाइमेट में आप सभी को चेंज देखने को मिलता है। और क्लाइमेट चेंज देखिए, हम डेवलप तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी और इकोनॉमी, एक आर्टिकल आज से 2-3 दिन पहले आया था बहुत बढ़िया कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तब वो सस्टेनेबल होगा। अगर हम किसी एक पर्सन को पकड़ते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। क्योंकि यदि हम बार बार हम जानते हैं कि जो कोड बनना ही नहीं, इसका भी इम्पैक्ट लगभग बताया जा रहा है, इस पूरे आर्टिकल में हम रीड करेंगे। ये भी अपने आप में क्लाइमेट चेंजिंग का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि कहा जाता है कि हम इकोनॉमिक्स पर ध्यान देने के कारण, लगातार इकोनॉमिक्स पे फोकस करने के कारण, जो हमारे इकोनॉमीज़ उस पर फोकस करते हैं और उस पर लगातार डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन इकोलॉजी पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो पर्यावरण है, जो हमारा जो प्रकृति है, वो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं कोई उसके माध्यम से कोई ना कोई समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, जिसके कारण जो भी हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट किए हुए हैं वो फिर बैलेंस हो जाता है। तो अर्थात कहने का मेरा कारण क्या है कि रिकॉर्ड जो भी, अगर डाटा की बात करें, अगर जो सर्वे हुआ उसके द्वारा एक आ गया कि इंडियाज़ रैंक 5th इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। ये आपको एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको याद रखना होगा कि इंडिया की जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में उसका स्थान जो है 5वां है। अब बात करें बिटवीन 1998 से 2017 तक, तो डिजीजेज हिट कंट्रीज रिपोर्टेड $2.9 ट्रिलियन इन डायरेक्ट इकोनॉमी लॉसेस विद 77% रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो यही बातें हमने आप सभी को भी जस्ट बताया कि लगभग जो 77% जो भी क्लाइमेट चेंज जो भी मतलब कि इकोनॉमिक्स में घाटा होता है, उसका 77% काजेज यही होता है क्लाइमेट चेंजिंग। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को फोकस करते हैं, इकोलॉजी पे फोकस नहीं करते हैं। उसके कारण जो घाटा जनरेट होता है 1998 से 2017 के बीच, ये कहा गया कि लगभग $2.9 ट्रिलियन का लोग इकोनॉमिक लॉस हुआ है। क्योंकि हम लगातार केवल इकोनॉमी पे फोकस किए, इकोलॉजी पे फोकस नहीं किए।
तो इन सब का 77% जो रीजन है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंजिंग ही है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट नेशंस रिपोर्ट्स द यूएस फेस्ड द हाईएस्ट लॉसेस फॉलोड बाय चाइना, जापान एंड इंडिया। तो ये बेसिकली आर्टिकल आप सभी लोग जानते होंगे। तो अब बताएंगे, बात करें यदि कार्बन इमिशन की, तो कार्बन इमिशन की जितने भी कंट्री अगर कार्बन को इमिट कम करेंगे तो उस कंट्री का क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी एस्पेक्ट है वो उस पर कहीं भी बेहतरीन रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, अगर बात करें इसकी प्रमुख एस्पेक्ट की, तो इसमें आप जब रीड करेंगे तो पाएंगे कि क्या कैसे हम कार्बन टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कार्बन टैक्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें 2 कंपनियां हैं, एक का कार्बन इमिशन, दोनों का 200 रुपये 200 जो है कार्बन इमिशन का एक मैप मान लिया गया। एक ने जनरेट किया लगभग 150, एक ने जनरेट किया 250। अब इसका एक्स्ट्रा हो गया, इसका कम हो गया, तो बाकी जो इसका जो 50 बच रहा है वो इसको दे सकता है कि आप इतना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बैलेंस भी बना रहेगा और कार्बन इमिशन की जो गुणवत्ता, जो वायुमंडल की गुणवत्ता है वो भी बनी रहेगी बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख एस्पेक्ट की इस पूरे आर्टिकल में चर्चा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसमें आप सभी का लिखा हुआ है कि इंडिया जापान नेवीज मैच स्किल नॉर्दर्न अरेबियन सी। तो नॉर्दर्न अरेबियन सी में इंडिया और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है और इस सैन्य अभ्यास का नाम बेसिकली है जाइमेक्स 20। तो आपको ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। तो जाइमेक्स 20 जो है इंडिया और जापान के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। तो उसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि महिंद्रा स्टेटमेंट एंड मोदी मीट साइलेंट ऑन 13-। तो जो 13A है उस पर बेसिकली मोदी और महिंद्रा की लगातार बातें चल रही हैं। जो बेसिकली प्रधानमंत्री है श्रीलंका की, महिंद्रा राजपक्षा और जो गोटबाया राजपक्षा हैं, इन पर बातें होती रहती हैं। तो अगर हम बात करें इसकी बेसिक हिस्ट्री की, तो हम जानते हैं कि इंडिया पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, श्रीलंका पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार था। श्रीलंका में बेसिकली एक अगर बात करें तो तमिलों की भी बहुलता अधिक है, लेकिन तमिलों को वहाँ पे वो बहुत विशेष प्रकार का अधिकार और जो उनका एम्पावरमेंट उनको नहीं मिला हुआ है। तो इसके कारण बार बार वहाँ पे डिस्प्यूट तमिलों के बीच जो है और वहाँ के जो अन्य जो सिस्टम है, जो मतलब कि जिनको मतलब अधिक मात्रा में मतलब कि जो भी सिस्टम में प्रोवाइड होते हैं, उनके बीच लगातार डिस्प्यूट क्या होता है, बना रहता है। तो ये एक बेसिकली कारण लगातार, क्योंकि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु इंडिया का एक प्रमुख हिस्सा है और वहाँ से जो लोग वहाँ ऑलरेडी बसे हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ से ले गए थे उनको वर्क करवाने के लिए वहाँ पर श्रीलंका में। तो ये बेसिकली इसी मैटर को ध्यान में रखते हुए इंडिया के जितने भी तमिलियन वहाँ पे निवास कर रहे हैं, जितने भी मतलब तमिल के लोग वहाँ पे मतलब बसे हुए, उनके हक की लड़ाई को बेसिकली हम लोग 13A के बारे में समझते हैं और हर दिन इस पर आर्टिकल आते हैं और इस पर डिस्कशन भी होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के देखते हैं द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन हर्ड इम्यूनिटी अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप सभी लोग हर्ड इम्यूनिटी पर 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स बताए गए, उम्मीद है आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।